हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के हम सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासतौर पर एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन जो कि नेक्स्ट मंथ कराया जाएगा। उसके बाद आपका सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन भी आएगा और बाकी सारे सिलेक्शन पोस्ट फेस 10 एग्जामिनेशन आना है, हेड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आना है। सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन यूजफुल रहेंगे। टोटल हमारा जो सीजीएल 2021 का एग्जामिनेशन था ये 21 शिफ्ट में हुआ था और परसेंटेज टाइप टॉपिक से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी 21 ही हैं। तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का पूछा गया था। ओवरऑल 21 के 21 हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दो क्वेश्चन अच्छे हैं जो मुझे लगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये जरूर देखना। बाकी सारे क्वेश्चंस भी कम टाइम में कैसे करने हैं वो चीज़ें समझने के लिए आप जरूर देखें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप बिगनर हो तो भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और अगर आप मीडियम लेवल पे आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो आपको देखोगे क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे सोल्व करना है जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाकी आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी तैयारी करनी है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, आपने एक बार टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज किया तो एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके सारे की सारी मॉक टेस्ट सीरीज आपको एक सिंगल प्लान में मिल जाएगी। और RB10 कोड यूज करेंगे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, उससे अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट लेवल को और आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन को आपको खुद रीड करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि पूरी की पूरी वीडियो चला दी और आप बैठे बैठे देख रहे हैं, ना ही कॉपी ली ना ही पेन लिया। ठीक है, जब तक कॉपी पेन नहीं यूज करोगे, जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे, खुद से सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो कितनी भी वीडियोस देख लो, किसी से कुछ आपको नया सीखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको यूनिक लगे या फिर जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जिसे करने में आपने ज़्यादा टाइम लगाया, आप अटक रहे थे, उसे अलग से अपनी एक फेयर नोटबुक में आप नोट करके रखें, जिससे कि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, जिससे कि आपको ये भी पता चले अगर आप सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक, तो करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में क्या था, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो अगर मैं लेंथ इंटू में ब्रेथ करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एरिया है। हमने क्या करा है यहाँ पे, इसकी लेंथ को इंक्रीज करा 8% से, और मैंने क्या करा, ब्रेथ को इसकी डिक्रीज करा 10% से। हमें बताना है एरिया में क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, A=B/C, परसेंटेज का जो क्रैश कोर्स होता है, अगर वो भी देखा हो आपने। अगर मैं इसमें A% का चेंज करता हूँ, इसमें B% का चेंज करता हूँ, तो इसमें जो नेट चेंज होता है वो होता है A+B+AB डिवाइडेड बाय 100 का चेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सबने। यही फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 8% इंक्रीज हुआ है तो +8 का चेंज है, यहाँ पे 10% डिक्रीज हुआ है तो 10% का नेगेटिव में चेंज आएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, 8 इंटू में -10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपको मन मन में कैलकुलेशन करनी है, विदाउट पेन करने वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये -2 बचेगा, यहाँ पे -8 बचेगा, तो मेरे पास आएगा -2.8%। इसका मतलब जो एरिया होगा मेरा वो डिक्रीज कर जाएगा किससे, 2.8% से। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम इसे डायरेक्टली कर सकते थे। मैंने देखा एक चीज बढ़ी है 8% से, एक घटी है 10% से, तो सबसे पहले 8 में से 10 घटाया -2, 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मेरे पास 0.8 आएगा, क्योंकि 8 नेगेटिव था तो माइनस का 0.8 -2.8, और मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दिस इज वट यू नीड टू डू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, वरना ऑप्शन पे नजर डालते तब भी आप ऑप्शन नंबर बी मार्क कर सकते थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट आपका रिवाइज करा दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है, एक पर्सन की सैलरी पहले हमने 50% से बढ़ाई,
फिर उसकी सैलरी को हमने 50% से डिक्रीज कर दिया, तो हमें बताना है ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज उसकी सैलरी में कितना होगा। आप कहेंगे सर फर्स्ट चेंज मेरे पास है 50% इंक्रीज का, सेकंड चेंज है 50% डिक्रीज का। अगर एक ही वैल्यू को मैं पहले x% से इंक्रीज करता हूं और उसी वैल्यू को दोबारा x% से डिक्रीज करता हूं, तो मेरे पास जो नेट चेंज होता है वो होता है -x² डिवाइडेड बाय 100% का। तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ये होएगा मेरे पास 50 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100, वो भी नेगेटिव में, और यहाँ पे परसेंटेज, तो ये आ गया -25%। इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा 25% का। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। वरना दूसरा तरीका क्या होता अगर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता, ये वहीं से आया फॉर्मूला, ये ए मान लो ये बी मान लो, और दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक बार एक्स बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव एक्स लेंगे, एक बार माइनस एक्स लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। ये जो पिछले क्वेश्चन में कराया है वही है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं मान लेता उसकी पहले इनकम कितनी थी, इतनी थी, मैंने उसे क्या करा 50% से बढ़ाया। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 मतलब 1/2, मतलब पहले इनकम 2 थी तो अब 1 से बढ़ा के कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी तो अब 3 हो गई। फिर मैंने क्या करा 50% से घटाई इनकम, तो पहले 2 थी अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1/2। ये मेरी ओल्ड इनकम है, ये मेरी क्या है, न्यू इनकम है। ओल्ड इनकम को नीचे ले जाऊं, न्यू इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम, ये हो जाएगा 3/4। तो पहले इनकम मेरी 4 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। कितने से घट गई, 1 से घट गई। कितने परसेंट घट गई, 1/4 गुना में 100%, ये आ जाएगा 25%। क्या ये चीज़ समझ आ गई, तो हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम कई बार रेशो की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो ये सारे एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इनमें। अगले सवाल पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़ो इसे। देखो क्वेश्चन में कहता है ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। इफ सी इज 20% मोर देन डी देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। ठीक, मेरे पास ए बी के बारे में बता रखा है, बी सी के बारे में, सी और डी के बारे में, लास्ट में ए और डी के बारे में कुछ पूछा हुआ है। तो फटाफट से करेंगे। अगर मैं बात करूं ए और बी का, अगर मैं रेशियो निकालता हूं, ए क्या है 25% ज्यादा है बी से। 25% क्या होता है 1/4। तो मैं कहूंगा कि अगर बी का मान मेरे पास 4 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 5 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है बी 40% लेस देन सी। 40% क्या होता है 2/5। तो अगर मैं बी और सी को कंपेयर करता हूं, तो सी से बी 2 रेशियो कम है, बी सी अगर 5 रेशियो है तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास 3 रेशियो, 2 घटा दिया। आगे कहता है सी 20% मोर देन डी। सी और डी को कंपेयर करेंगे, 20% मतलब 1/5। अगर डी मेरे पास 5 है तो सी 1 रेशियो ज़्यादा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब मुझे बताना है ए कितने प्रतिशत कम है डी से, तो ए और डी को कंपेयर करना है। इस तरह के सवालों में कैसे करते हैं हम कहते हैं ए का निकालना है ना, जहां से ए की शुरुआत हुई, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, एक पूरा जिगजैग चल रहा हो अगर, तो मैंने ए को पकड़ा, ए इसके बाद कहीं नहीं आ रहा, तो इसके नीचे वाले की सारी टर्म्स ले लेंगे। तो ए का जो रेशियो होगा मेरे पास वो होगा 5 × 3 × 6। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरे पास डी का रेशियो निकालना है, डी कहाँ पे, बस यहाँ पे, इसके बाद तो कहीं नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर वैल्यूज हैं तो ऊपर सारा ले लेंगे, ये मेरा डी रेशियो देगा। ये होगा मेरे पास 4 × 5 × 5, ठीक है। ए कितने प्रतिशत कम है डी से, यही बताना है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ये डी कितना बन रहा है 4 × 5 20 × में 5 100 बन रहा है, इसलिए मैंने काटा नहीं, वरना मैं यहाँ पे कुछ चीजें काट सकता था, जैसे 5 को 5 से काट देता, लेकिन मैंने अभी फिलहाल नहीं काटा। अगर ये निकालता हूँ 8 3 जा, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15 15 6 जा 90। तो अगर मेरे पास डी 100 है तो ए 90 है, तो ए कितना कम है 10 कम है किससे, डी से। 100 के रिस्पेक्ट में ही हम परसेंटेज हमेशा चीजों को बताते हैं, तो अगर डी 100% है तो ए कितना परसेंट कम हो गया, 10% कम हो गया डी से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पढ़ो इसे। क्वेश्चन में कहता है आ शॉपकीपर बोट अ टेबल फॉर ₹4600। एक टेबल उसने 4600 की खरीदी और एक चेयर उसने खरीदी 1800 की। टेबल को बेचा उसने 10% के गेन पे,
और अगर मैं चेयर की बात करूं, चेयर को बेचा उसने 6% के गेन पे। तो हमें बताना है ओवरऑल गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो मैं बेसिक से कर सकता हूं चाहूं तो इस क्वेश्चन को, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है इसे सोल्व करने का, मैं ऑप्शन की मदद लूंगा और ऑप्शन की मदद लेते ही मैं इस वाले ऑप्शन को मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं वो समझते हैं। पहले मैं बेसिक से करा दूं आपको, इसको कुछ नहीं छेड़ रहे। मैं कहूंगा टेबल पे 10% का गेन, तो इसका 4600 का 10% कितना होगा, 460। चेयर पे 6% का गेन, तो इसका 6% निकालूंगा 1800 का, तो 6 में 18 होगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 108। तो टोटल गेन इतने का है, टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने का है मेरे पास 4600 प्लस 1800, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6400, इनटू में 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा दोनों का। ठीक, दो जीरो से आप देखेंगे दो जीरो एलिमिनेट हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 568 आएगा डिवाइडेड बाय 64। आप इसे सोल्व कर लेंगे, 8 से कटना चाहिए पूरा का पूरा। मैं अगर इसे 8 से काटता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यह आएगा 71, और ये वाली वैल्यू 8 8 जा 64, फिर 7/8। ये मेरा बेसिक से आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक तो हमने ये बेसिक से कर लिया। दूसरा तरीका क्या है जो मैं कह रहा था, डायरेक्ट मेथड है, मैं देखते ही आंसर ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकता था। वो इसलिए, देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे स्केल मेथड बनाऊं, टेबल है, टेबल का कॉस्ट प्राइस है 4600, इस पे गेन कितने का है मेरे पास 10% का गेन है। अगर मैं चेयर की बात करता हूँ, इसका कॉस्ट प्राइस है 1800, इस पे 6% का गेन है। इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, टेबल की ज्यादा है या चेयर की ज्यादा है? आप कहेंगे सर चेयर, टेबल की वैल्यू मेरे पास क्या है, ज्यादा है। अगर टेबल की वैल्यू ज्यादा है तो जो नेट प्रॉफिट होगा इन दोनों का मिला के, क्या इनकी मिडल वैल्यू से ज्यादा होगा? अगर मान लो ये टेबल भी मेरे पास 1800 रुपए की होती, तो आप कहते सर ये भी 1800, ये भी 1800, इस पे 10% का गेन, इस पे 6% का गेन, तो नेट गेन क्या होता है, इनकी मिडल वैल्यू वो मेरे पास हो जाता 8% का गेन। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होता तो एवरेज गेन क्या होता दोनों का मिला के मेरे पास 8% का होता। लेकिन टेबल की वैल्यू ज्यादा है और इस पे एक परसेंटेज गेन भी ज्यादा है, तो जो मेरा एवरेज गेन होगा वो 8% से थोड़ा सा इस साइड मूव करेगा। 8% से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ये तो मुझे पता ही है कि जो परसेंटेज गेन है वो 10 और 6 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि एक पे 10 है एक पे 6 है, तो 10 और 6 से ज्यादा या कम तो हो नहीं सकता। तो 16% तो 10 से ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। 8% से थोड़ा सा ज्यादा और 10% से कम होगा, तो 8 और 10 के बीच में चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये चीज भी सोची जा सकती थी करते टाइम। चलें आगे। क्वेश्चन में क्या आता है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट इट्स एरिया इंक्रीजेज बाय 60%। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ये किस दो चीजों पे डिपेंड करता है, ये तो मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन बेस एंड हाइट। कहता है मेरे पास जो बेस है एक ट्राइंगल का, वो हमने क्या कर दिया, 40% से इंक्रीज कर दिया। 40% से 40% होता है 2/5, मतलब पहले मेरे पास बेस अगर 5 था, तो अब हमने कितना कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, हमें बताना है हाइट को कितने परसेंट हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, जिससे कि एरिया इंक्रीज हो 60% से। तो मैं कहूंगा बेस इंटू हाइट के प्रोपोर्शनल होता है मेरा एरिया। तो बेस पहले 5 था तो अब 7 हो गया। हाइट मैं मान लेता हूं पहले थी एच ओल्ड, अब हाइट हो गई नई एच न्यू। ठीक है, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा वो एरिया के बारे में बताएगा, एरिया ओल्ड डिवाइडेड बाय एरिया न्यू। एरिया बढ़ा है 60% से, 60% मतलब 3/5, तो पहले एरिया 5 था तो अब नया एरिया कितना आएगा मेरे पास, 8 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सोल्व कर लें तो आपको हाइट का रेशियो मिल जाएगा, हाइट न्यू वर्सेस हाइट ओल्ड। 5 से 5 काटूंगा, हाइट न्यू डिवाइडेड बाय हाइट ओल्ड मेरे पास आ गया 8/7। तो पहले हाइट 7 थी तो अब नई हाइट 8 होगी, तो कितने से बढ़ गई, एक रेशियो से बढ़ गई। किससे, 7 से। तो 1/7 गुना में 100 हम सबको पता है किसके बराबर होता है, 14.29% के। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये 14.2856 ऐसे कुछ जाता है अप्रोक्सीमेट, फिर 14.29 आता है। चलें अगले सवाल पे। अब देखो इस सवाल को ध्यान से, क्वेश्चन में कहता है
एक फैक्ट्री के अंदर जिसके अंदर 400 एम्प्लॉइज हैं, जो मेल एम्प्लॉइज और फीमेल एम्प्लॉइज का रेशियो है वो हमारे पास 5:3 है। ठीक है, 87.5% हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं फैक्ट्री के अंदर, 92% ऑफ मेल एम्प्लॉइज आर रेगुलर एम्प्लॉइज, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ब्रेक कर करके करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉइज हैं मेरे पास, 400 एम्प्लॉइज रखे हैं। दो तरीके से चीजों को स्प्लिट किया हुआ है। एक तो हमने कहा कि जो 400 एम्प्लॉइज होंगे या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, और दूसरी चीज हमारे पास क्या था, या तो रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे या फिर मेरे पास क्या होंगे, इर्रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे। ये 400 एम्प्लॉइज ही दोनों तरीके से हमारे पास बटने हैं। ठीक है, मेल और फीमेल एम्प्लॉइज का रेशियो 5:3 दे रखा है, तो ये 5 रेशियो है और ये 3 रेशियो है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 रेशियो। 8 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 400 को, तो मेरे पास कितने टाइम्स जा रहा है, 50 टाइम्स। तो मैं मेल और फीमेल एम्प्लॉइज बता सकता हूँ, ये 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 250 और ये 150, मेल और फीमेल एम्प्लॉइज मेरे पास निकल गए। ठीक है, अब मेल एम्प्लॉइज भी रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकते हैं, फीमेल एम्प्लॉइज भी रेगुलर इरेगुलर दोनों हो सकते हैं। कहता है 87.5% रेगुलर एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री, मतलब 87.5% है। 87.5% क्या होता है, आप देखेंगे ये 100 में से कितना कम है, 100 में से 12.5% कम है। 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है, तो मैं कहूंगा ये 1/8 कम है 8 में से, तो ये 7/8 रेशियो के बराबर बनेगा। तो टोटल इंप्लॉइज है मेरे पास 400, इसका 7/8 निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 350। तो मेरे पास जो रेगुलर इंप्लॉइज हैं टोटल वो कितने हैं, 350 हैं। ठीक है, इरेगुलर कितने रह जाएंगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 रह जाएंगे, 400 में से घटा दिया। 92% ऑफ मेल इंप्लॉइज आर रेगुलर इंप्लॉइज। ठीक है, 92% इंप्लॉइज क्या है, जो मेल इंप्लॉइज हैं वो रेगुलर हैं। तो मेल इंप्लॉइज को अगर मैं देखता हूं यहाँ पे रेगुलर इंप्लॉइज निकाल सकता हूं, इसके क्या होंगे, 92% होंगे। 92% अगर रेगुलर है, इरेगुलर मेरे कितने होंगे, 8% होंगे। इसका 8% निकालना आसान है, 1% 2.5 है, 8% निकालूंगा तो 20 आएगा, 250 में से 20 घटाया तो ये 230। मेरे पास रेगुलर मेल इंप्लॉइज कितने हैं, 230 हैं। अगर रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज की बात करूं, आप कहेंगे टोटल 350 है उसमें 230 मेरे पास क्या है, मेल है, तो रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज कितने हो जाएंगे, 350 माइनस 230, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 120। हमसे पूछा है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज, रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज हमारे पास कितने प्रतिशत हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फीमेल इंप्लॉइज कितने हैं टोटल 150, रेगुलर कितने हैं 120, तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल इंप्लॉइज कितने हो गए, 120 डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100%, ये वैल्यू आ जाएगी 4/5 इंटू में 100 मतलब 80%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज ने बड़ा बना दिया क्वेश्चन को, वैसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 100%, हाउ मच परसेंट डज ही लूज और गेन। एक आदमी है जिसकी सैलरी पहले क्या हुई 50% से घटी। इनिशियल मैं मान लेता हूं उसकी सैलरी ओल्ड है इतनी, 50% से घटेगी तो अपने आप का आधा रह जाएगी, 50% ही रह जाएगी। फिर उसकी सैलरी हमने 50% से बढ़ाई, 50% से बढ़ाई तो 150% हो जाएगी अपने आप की। तो जो ये वाली सैलरी है ये इसका 150%, 150% क्या होता है 3/2 होता है। फिर हमने जो मेरे पास सैलरी है उसे अगेन इंक्रीज करा 100% से, तो अगर सैलरी अगेन 100% से इंक्रीज हुई है तो अपने आप का क्या हो जाएगी 200%। 200% क्या होता है 2 होता है, तो ये मेरे पास क्या आएगी इसकी नई सैलरी आएगी। मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो दोबारा लिख सकता हूँ, पहले कुछ सैलरी और थी 50% घटाई तो 50% बची, फिर हमने 50% से इंक्रीज करी तो वो 150% हो गई, और अगर मैंने फिर क्या करा 100% से इंक्रीज करा तो वो अपने आप की 200% हो गई। ये मेरी सैलरी न्यू होगी। ठीक, सोल्व करूंगा मैं तो सैलरी ओल्ड बाय सैलरी न्यू, ये मेरे पास हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2/3। तो सैलरी में नेट चेंज कितने को देखने को मिला, पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई 3 हो गई, तो 1 से बढ़ गई कितने से 2 से, तो 1/2 गुना में 100% कितना होता है 50% होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन लिखनी नहीं होती, ये हमें पता होता है। तो गेन हो गया 50% का उसकी सैलरी के अंदर। क्लियर है क्वेश्चन सभी को।
अगले सवाल पे चलता हूँ। ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। वेरी गुड क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझने वाला है, ठीक है। खुद ट्राई करो, देखो आप निकाल पा रहे हो आंसर या नहीं निकाल पा रहे, फिर मैं इसका कंप्लीट कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन में कहता है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। What is the percentage of the consumption of raw material to be reduced to keep the cost the same as before the increase? ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 25% बढ़ा दी हमने, ठीक है। जो लेबर की कॉस्ट थी पहले वो 30% थी रॉ मटेरियल की कॉस्ट की, वो भी अब 30 की बढ़ के 38% हो गई। तो हमें बताना है रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को हम कितना घटा दें जिससे कि मेरे पास जो कॉस्ट पहले लग रही थी मेरी टोटल कॉस्ट अभी भी उतनी ही आए, ठीक है। दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट मेरा जो भी निकाल के आ रहा है फाइनल, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? आप कहेंगे सर एक तो मेरे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी और उसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, लेबर की कॉस्ट, तब जाके जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट निकल के आएगी। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट। अच्छा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, किसी भी चीज की अगर मैं कॉस्ट निकालता हूं तो वो होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस। जैसे कि मान लो मेरे पास रॉ मटेरियल क्या है, 10 रुपए पर किलो के हिसाब से है। क्या है रॉ मटेरियल, 10 रुपए पर किलो के हिसाब से है। मुझे क्या चाहिए, 5 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे 10 इंटू में 5 और ये वाली वैल्यू होगी 50। क्या ये चीज समझ आ गई? ठीक, अगर इतना पार्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, क्वेश्चन में कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को 25% बढ़ाया, राइट। तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट होगी इनिशियल और एक टोटल कॉस्ट फाइनल मान लेते हैं क्योंकि बाद में कुछ चेंज भी आ रहा है। आप कहेंगे सर पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैं मान लेता हूँ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो ओल्ड थी मेरे पास, जितना भी रॉ मटेरियल लग रहा था उसकी जो फाइनल कॉस्ट निकल के आ रही थी वो आ रही थी इतना, ठीक है। ये तो रॉ मटेरियल के लिए हमने पे करा, और उसके बाद जो लेबर की कॉस्ट थी वो 30% थी, किसकी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट की। तो मैं इसमें 30% ऑफ रॉ मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट ये जोड़ दूं तो मेरी इनिशियल जो टोटल कॉस्ट बन रही होगी प्रोडक्ट बनाने में वो इतनी लग रही होगी, ठीक है। बाद में कहता है कि हमने क्या करा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को 30% से बढ़ा दिया, सॉरी 25% से बढ़ा दिया। तो मैं मान लेता हूं रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब मैंने 25% से बढ़ाई तो मेरे पास कुछ नया रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई होगी, ठीक। और फिर उसमें क्या हुआ, जो मेरी लेबर की कॉस्ट थी वो 38% हो गई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अब मेरे पास नहीं ये है, इसमें 38% इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ हमारी लेबर। तो ये टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आएगी मेरे पास। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट इनिशियल रेशियो टोटल कॉस्ट फाइनल क्या होगा, अगर मैं आर ओ को कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे सर ये आर ओ अपने आप का क्या होता है, 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बनेगा, यहाँ पे भी 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बनेगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा 130%, और ये वाली वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर न्यू इंटू में मेरे पास 138%। क्या ये चीज़ क्लियर आ गई? तो इस तरीके से हमने रेशियो को डिफाइन करा, जो मेरी इनिशियल कॉस्ट लग रही थी टोटल और जो मेरी टोटल फाइनल कॉस्ट लग रही थी। आप देखेंगे जो इनिशियल कॉस्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल की ओल्ड कॉस्ट पे, और ये डिपेंडेंट है मेरे पास रॉ मटेरियल की न्यू कॉस्ट पे, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कहेंगे सर क्वांटिटी पे और प्राइस पे। इनिशियली मैं मान लेता हूं हमारे पास जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी थी वो क्या थी, मेरे पास क्यों थी, क्लियर है या नहीं है? तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ओल्ड कॉस्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओल्ड क्वांटिटी इनटू में ओल्ड प्राइस। रॉ मटेरियल की जो न्यू कॉस्ट होगी मेरे पास वो क्या होगी, मेरे पास जो भी क्वांटिटी रही होगी, अगर सेम क्वांटिटी में मैं काम कर रहा हूं तो क्वांटिटी ओल्ड इनटू में जो नया प्राइस है, क्योंकि प्राइस में हमारे पास चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे क्या करता, इनकी इनिशियल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट को डिफाइन करने की कोशिश करता, आप देखेंगे प्राइस क्या हुआ है मेरा, 25% से इंक्रीज हुआ है। अगर इनिशियल प्राइस को मैं 100 मान लेता तो मेरे पास क्या आता, ये क्वांटिटी ओल्ड इनटू में, ये मान लो प्राइस है मेरे पास 100, तो मैंने कहा 100 इनटू में 130%।
या फिर प्राइस ओल्ड को भी मैं PO ही लिख लेता हूँ और इनटू में 130%। और अगर मैं रॉ मटेरियल की फाइनल कॉस्ट निकालता, सॉरी प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट निकालता, तो मेरे पास क्या होता, क्वांटिटी तो सेम ही है अभी। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस मेरा बढ़ गया, प्राइस न्यू कितना है, ये 25% से बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ 125% ऑफ प्राइस ओल्ड हो जाएगा और इनटू में मेरे पास 138%। क्या यही वैल्यू आएगी मेरे पास? अगर मैं खाली ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड प्राइस और टोटल जो फाइनल प्राइस निकल के आता मटेरियल का वो निकालता तो मेरे पास ये आता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें बता दो कि रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसे कितना रिड्यूस कर दें जिससे कि मेरे पास जितनी कॉस्ट पहले लग रही थी अब भी उतनी ही कॉस्ट लगे। अगर मुझे सेम ही कॉस्ट लगानी है पहले जितनी अभी भी, तो मैं क्या करूंगा, जो ये यहाँ पे क्वांटिटी है उसे बदलना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी ओल्ड की जगह जो मेरे पास नए तरीके से मटेरियल बनाया जा रहा है उसमें क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, क्वांटिटी को नहीं कर लेंगे। हमारी पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब क्वांटिटी क्या हो गई, हमने नहीं कर ली कि अब इतनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की हम यूज कर रहे हैं और दोनों की कॉस्टिंग को क्या करना है, सेम करना है। अगर मैं इसे इक्वल करके अब सोल्व कर लूं तो मेरे पास क्वांटिटी ओल्ड रेशियो क्वांटिटी न्यू मिल जाएगा। ठीक है, और यही बताना है कि कितने परसेंट हमने रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को रिड्यूस करा है, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज में। अगर मैं इसे आगे सोल्व करता हूं, आप देखेंगे पी ओल्ड से मेरा पी ओल्ड कटेगा, परसेंटेज से एक परसेंटेज के सिंबल को आप काट सकते हो, चलो मैंने ये काट दिया। ठीक, सोल्व करूंगा क्वांटिटी ओल्ड बाय क्वांटिटी न्यू, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 125% को क्या लिख सकते हैं हम, ये 5/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 138 है और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 130। आप सोल्व कर लेंगे, 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 26 आएगी, ये 2 से काट दूंगा आगे तो ये मेरे पास 13 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 69 आएगी। सोल्व करेंगे 13 इंटू में 4, ये 52 है, ये मेरे पास 69 है। क्या इतनी चीज़ आपको समझ आ गई? अब मेरे पास क्वांटिटी ओल्ड और क्वांटिटी न्यू, पहले मेरे पास क्वांटिटी थी 69, अब जो क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी नए तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए वो 52 लेनी पड़ेगी, जिससे कि कॉस्ट प्राइस सेम हो। तो कितने का रिडक्शन आया, क्या 17 का रिडक्शन आया, कितने पे, 69 पे। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 17 डिवाइडेड बाय 69 इंटू में 100। अब देखो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन से सोल्व करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे 69 दे रखी है। ठीक है, 17 से कटता है 68, तो अगर ये 68 होता तो 4 टाइम्स जाता और ये वैल्यू आ जाती 25%। क्योंकि ये 69 है तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, वो 25 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है 69 है, थोड़ा सा ज्यादा है डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो 25 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी फाइनली जो निकल के आएगी। 25 से कम एक तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये है या ये है। अब ये तो 20 तो बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाएगा, 20% तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, ये बहुत ही यहाँ पे लगभग 85 के आसपास लाना पड़ता, तब जाके 20% कुछ आता। तो ये भी नहीं हो सकता, मेरा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, डेट इज 24.6। तो लास्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, वरना आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी ट्राई कर लेते, तब भी स्टार्टिंग की 2 डिजिट मिलते ही आपका आंसर आ जाता। जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा वो ये है। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा आपको बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट बताया जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूरी तैयारी आरबी एप्लीकेशन से करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी आपको, वीडियोज को जैसे यूट्यूब पे देखते हैं अलग अलग स्पीड में वैसे देख सकते हैं आप। क्लास के साथ साथ उसकी पीडीएफ पहले से अवेलेबल होती है, तो अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ से एक बार वेरीफाई कर लिया, अगर आपको लगता है कुछ नया है तो वो देख लिया, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान 119 का है, लेकिन आप 3 मंथ्स वाला भी ट्राई कर सकते हैं जो 6699 का है। मान लो आपने क्या कर रखा है, अर्थमेटिक पूरी पढ़ी हुई है लेकिन आपको लग रहा है एडवांस्ड वीक है, तो 3 महीने में एडवांस्ड खत्म की जा सकती है, ऐसे अर्थमेटिक खत्म की जा सकती है 3 महीने के अंदर, खाली अर्थमेटिक पढ़नी है। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सेस तो सबका मिल जाएगा, अर्थमेटिक का भी और एडवांस्ड का भी, राइट।
तो मान लो कुछ चैप्टर आपके अर्थमेटिक के रहेगा, कुछ एडवांस के रहेगा, वो कर लिया। मान लो आपने एडवांस बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, अर्थमेटिक आपको पढ़नी है, लेकिन एडवांस में भी क्या होगा, अच्छे नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 2-3 साल पहले आपने पेपर दिया था, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एडवांस्ड के जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की जो क्लास में करा रहा हूं, वो आप प्रैक्टिस कर लें खुद से। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके वीडियो सोल्यूशन में जाके आप उसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से कम टाइम में एक बहुत अच्छी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आप तैयारी कर सकते हैं। 3 प्लान्स अवेलेबल हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स 899 का है, और हमारे पास 1 ईयर का प्लान है 1199 का। ठीक है, इसमें सारा कोर्स तो कंप्लीटली अवेलेबल है। बाकी लेटेस्ट एग्जाम की चैप्टर वाइज पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, चारों सेक्शन की फ्रीज के साथ। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स की सीरियल 2018, टीयर 1, टीयर 2, 2019, 2020, इन सब की भी पीडीएफ्स प्रोवाइड करा रखे हैं चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा कहीं जाना ना पड़े। आपके पास कोई पुरानी बुक पड़ी हुई है मैथ्स की जो आपने 1-2 साल पहले कभी खरीदी होगी, तो लेटेस्ट आपको नई नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस ये पीडीएफ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आप क्लास में कंसेप्ट सीख के जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं नए सालों में जो आप ना कर पाए। और बाकी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते रहते हैं, जो भी अभी नए नए एग्जाम्स आते रहेंगे, सबके अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं एप्लीकेशन पे आपको कराता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। बाकी ये 3 प्लान से आप ऑप्ट कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिल ही जाती हैं, वो आपने देखे हुए भी होंगे उसके डेमो। चलो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करो ट्राई, क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। अब इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अब इन क्वेश्चंस को करने का छोटा तरीका भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा। ठीक है, और बेसिक से जैसे आप करते हो वो तो आप करते ही हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। कहता है, अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बॉय 2 kg मोर फॉर ₹272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी इज। एक पर्सन साल्ट के प्राइस में क्या होता है, नमक की कीमत हमारी 15% से घट जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन 272 रुपए में कितनी शुगर ज्यादा, 2 किलो ज्यादा शुगर ज्यादा नमक खरीद पा रहा है। तो हमें बताना है कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो कितना है। ठीक है, पहले मैं बेसिक से समझाता हूं आपको। जो प्राइस हो, जो टोटल अमाउंट होता है जो आदमी पे करेगा, वो किसके बराबर होगा, अमाउंट होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, 10 किलो या मैंने कहा 10 रुपए किलो आलू हैं, और आपने क्या करा, 5 किलो खरीद लिए, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 50 रुपए। और अगर आपको दूसरे केस में 50 रुपए ही पे करने हैं, अब आलू की कीमत क्या हो गई, हमारी आधी हो गई। आलू की कीमत क्या हो गई, 5 रुपए किलो हो गई, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे। आप कहेंगे सर टोटल अगर मैं 50 रुपए ही पे कर रहा हूं तो क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर प्राइस आधा हुआ है तो क्वांटिटी उसी फ्रैक्शन में उसके इनवर्स में चेंज हो जाएगी। तो क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी, डबल लेनी पड़ेगी। तो मुझे क्वांटिटी अब क्या करनी पड़ेगी, 10 किलो करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं सेम अमाउंट कर पाऊं। और आप देखेंगे जब प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी में भी चेंज आया। यहाँ पे प्राइस मेरा 5 रुपए से कम हुआ था, आप देखेंगे क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई मेरी। ठीक, तो यही मेरा कंसेप्ट होता है कि अमाउंट क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। अगर अमाउंट क्या हो जाए, अमाउंट कांस्टेंट हो जाए, तो मेरे पास प्राइस क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाता है। प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, सेम पैसे खर्च करने हैं। क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस कम करना पड़ेगा, राइट। तो कहता है 15% का रिडक्शन हुआ किसमें, साल्ट के, नमक के प्राइस में। 15% क्या होता है, 3/20। तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पे प्राइस की बात करता हूं, ओल्ड वर्सेस न्यू, रिडक्शन हुआ है 15% का, मतलब पहले 20 प्राइस था तो अब 3 रेशियो से घट जाएगा, प्राइस रह गया मेरे पास 17। तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट तो जितना वो पहले खर्च कर रही थी अब भी उतना कर रही है। हमने कहा प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाएगा, तो पहले मेरे पास प्राइस का रेशियो 20:17 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 17:20 हो जाएगा। आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करके देख लो, 20x17 340, 17x20 340, दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हमने क्या करा, क्वांटिटी मतलब टोटल अमाउंट को सेम करा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमारे पास प्राइस में रिडक्शन हुआ तो क्वांटिटी हमारी 2 किलो से बढ़ गई। अगर आप यहाँ पे देखें, क्वांटिटी पहले हम 17 रेशियो खरीद रहे थे, अब 20 रेशियो, तो क्वांटिटी 3 रेशियो से बढ़ी। तो 3 रेशियो किसके बराबर है, 2 किलो के बराबर है। हमें बताना है रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा अगर उसने टोटल 272 रुपए खर्च करे हैं। ठीक है, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 किलो के बराबर हो जाएगा। उसने कितने रेशियो क्वांटिटी खरीदी, 20 रेशियो, तो 20 रेशियो किसके बराबर, 20 इंटू में 2/3 kg, ये हो जाएगा मेरे पास 40/3 kg। 40/3 kg उसने नए प्राइस पे क्या करा, नमक खरीदा। ये कितने रुपए का पड़ा उसे, ये पड़ा उसे 272 रुपीज का। तो मुझे बताना है रिड्यूस्ड प्राइस नमक का क्या है, 1 किलो नमक
कितने का मिलेगा मुझे घटे हुए प्राइस में? तो 1 किलो की कीमत आ जाएगी 272 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 40। सोल्व करेंगे आप, 4 से मैं काटूंगा ये 272 को, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 68। ठीक है, अब ये 10 है डिवाइडेड बाई पॉइंट में वैल्यूज रखे, नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 8 3 जा 24, लास्ट में 4 आएगा उस पॉइंट के बाद। तो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 4 है, तो यही आंसर है 20.4। वरना 68 को 3 से मल्टीप्लाई करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया? अब ये तो हो गया इसका बेसिक वर्जन, कि अगर मैंने बेसिक से कराया तो हम इस तरीके से करेंगे। कोई फास्ट तरीका भी है क्या मुझे इस सवाल को करने का? बिल्कुल है। अब वो फास्ट तरीका देखते हैं। ये याद रख लेना, ये ट्रिक निकल के आती है। इस बिल्कुल सेम टाइप का सवाल और हमें रिड्यूस्ड प्राइस बताना हो तो रिड्यूस्ड प्राइस होता है, मेरे पास जो रिडक्शन हुआ प्राइस में कितने का हुआ? 15%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15% इंटू में टोटल प्राइस क्या है हमारे पास? टोटल प्राइस जो हमें पे करना है 272 रुपीज है, डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, डेट इज 2 kg। दिस इज माई डायरेक्ट अप्रोच टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड प्राइस। ये आपका होमवर्क का काम है कि ये ट्रिक कैसे बनी, सोल्व करके खुद देखना है आपको। अगर रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो मेरे पास ये हो जाएगा 15/100 इंटू में 272 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 5 से काट दूंगा तो ये 20 आएगा, ये 3 बचेगा। आप देखेंगे फिर से 3 इंटू 272 डिवाइडेड बाई 40 जो यहाँ पे आया था मेरे पास वही वैल्यू बची, तो सोल्व करके मेरे पास 20.4 ही आएगा। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली रिड्यूस्ड प्राइस निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे ओरिजिनल प्राइस भी पूछ ले एग्जामिनर तो घबराना नहीं है, ओरिजिनल प्राइस को देखते भी। आप कहेंगे प्राइस में रिडक्शन हुआ कितने का? 15% का। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसके बराबर होगी? आप कहेंगे सर 15% ऑफ जो मैंने निकाला ये रिड्यूस्ड प्राइस आया, 15% ऑफ 272 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है? मेरा रिड्यूस्ड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का क्या है? ये 15% घटा दिया तो 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस है। 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इसके बराबर होगा। यहां से आप ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 85 इंटू में 272 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये चीज समझ आ गई? तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना चाहो रख लो, वरना ये बेसिक तो है ही, इससे कर लेंगे एग्जाम में, हो सकता है ये आप भूल जाओ। ठीक, अगले सवाल पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन में कहता है, पढ़ो एक बार, ट्राई करो खुद से। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाय 5%। पेट्रोल का प्राइस 5% से बढ़ा। बिफोर दिस हाइक द प्राइस वॉज 82 रुपीज पर लीटर। प्राइस बढ़ने से पहले जो कीमत थी हमारी 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से थी। अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड दिस गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, एक आदमी क्या करता है, 3045 किलोमीटर हर महीने चलता है और उसकी जो गाड़ी माइलेज देती है वो क्या है? 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन्स ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइस। ठीक है, जो आदमी का खर्चा है वो कितना बढ़ जाएगा इस पेट्रोल प्राइस हाइक की वजह से। ठीक, सबसे पहले तो आप ये बताओ, उसकी गाड़ी अगर माइलेज देती है 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से और वो हर महीने इतना ट्रैवल करता है, तो एक महीने में कितने लीटर पेट्रोल वो यूज करता होगा? आप कहेंगे सर 3045 को 15 से भाग दे देंगे तो ये मेरे पास आएगा 203 किलोमीटर, 203 लीटर। एक महीने में उसका इतना लीटर पेट्रोल लगता है। ठीक है, अब इतने लीटर पेट्रोल लग रहा है। पेट्रोल की कीमत कितनी थी पहले? 82 रुपए पर लीटर। प्राइस हाइक कितने का हुआ है? 5% का। तो अब जितना पेट्रोल की कीमत थी 5% एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं, पेट्रोल की कीमत मेरे पास 82 थी, इसका 5% निकालूंगा तो ये मेरे पास 82/5% करूंगा। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो 82/20 लिख सकता हूं। तो 1 लीटर पेट्रोल में उसे इतने रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 203 लीटर पेट्रोल में उसे कितने रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे? 203 इंटू में
82/20, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। सोल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से करना चाहो अप्रोक्सीमेशन से, वरना पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। ये 10 बचेगा, ये 41 बचेगा। 41 को 3 से करूंगा तो 123, 2 कैरी फॉरवर्ड, 1 कैरी फॉरवर्ड, 41 2 जा 60, 82 और 183 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 832.3 रुपीज का खर्चा बढ़ गया, तो 832 मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलें अगले सवाल पे। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सवाल था। पेट्रोल के प्राइस 5% बढ़े, तो मैं कहूँगा कि जितना लीटर पेट्रोल लग रहा है मेरा, ठीक है, उतने लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर पेट्रोल के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए हमें 82/20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। हमें महीने में इतने पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल मेरे पास, A reduction of 15% in the price of a wheat enables a housewife to buy 6 kg more for rupees 2720. The reduced price of the wheat is what? Reduced price क्या होगा, अभी जो फॉर्मूला बताया यहाँ पे क्या है 15%, तो 15% ऑफ किसका, यहाँ पे 2720 प्राइस उसने टोटल पे करा है, कितना एक्स्ट्रा परचेज करा है 6 kg, तो 2720 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा क्या, 272 से डायरेक्टली नहीं कटेगा 6 से। चलो 15% क्या होता है 3/20 इंटू में 2720 डिवाइडेड बाई 6, 3 से काटूंगा 2 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटूंगा मैं इसे, तो ये मेरे पास 68, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। A reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price of banana per दर्जन? अब ध्यान से करेंगे ये वाला सवाल। मेरे पास कहता है कि अगर हमने बनाना के प्राइस को 20% रिड्यूस करा, तो एक कस्टमर 6 ज़्यादा बनाना खरीद पा रहा है 80 रुपये के। तो हमें बताना है कि पर दर्जन के हिसाब से रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा। अगर मैं रिड्यूस्ड प्राइस की बात करता हूँ एक बनाना के लिए, क्योंकि यहाँ पे बनाना ये 6 मोर बना देते हैं, सिंगल बनाना इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ आ बनाना क्या होगा मेरे पास, 20% ऑफ, यहाँ पे मेरे पास है टोटल 80 रुपये खर्च करें, कितने एक्स्ट्रा बनाना मिले 6, तो एक बनाना का रिड्यूस्ड प्राइस तो ये आएगा। पर दर्जन बताना है तो 12 बनाना का रिड्यूस्ड प्राइस बताना पड़ेगा, तो रिड्यूस्ड प्राइस पर दर्जन मेरा होगा ये। 20% क्या होता है, ये होता है मेरे पास 1/5। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से काटूंगा 2, यहाँ से काटूंगा मैं 16, और आंसर आ गया 32। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सबको। अगले सवाल पे चलते हैं। The price of an item is reduced by 20%. As a result, customers can get 2 kg more for ₹360. Find the original price per kg of the item. एक आइटम का प्राइस हमारा क्या हुआ, 20% से रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से एक पर्सन 360 रुपये में 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा, है ना। हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है। रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस मेरा 20% से रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस्ड प्राइस बना है, तो ओरिजिनल प्राइस का ये 80% के बराबर होगा। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे। आप ये 20% था तो परसेंटेज में रख लो, इसे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से अगर मैं काटूंगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ से 180, 4 से डिवाइड करूंगा 45, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सबको। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। कहता है ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20.1% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ए क्या करता है, अपनी इनकम का 65% खर्च कर देता है, उसकी इनकम 20.1% से बढ़ती है, और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो उसका 20% से बढ़ता है, तो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा उसकी सेविंग में। ये एसएससी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ चुका है, लगातार हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछता ही है। अगर मैं बात करता हूँ इनकम मेरी क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। ठीक है, इनकम को जनरली इस तरह के सवाल में हम मान लेते हैं 100। अगर इनकम मेरी 100 थी तो क्या हुआ, उसकी
वो 65% खर्च कर देगा, 65% खर्च कर देगा, तो 100 का 65%, 65 रुपीज खर्च कर दिए। सेव कितना करेगा, 100 में से 65 को घटाऊंगा, 35 रुपए सेव कर लेगा। आगे कहता है उसकी इनकम बढ़ी किससे, 20.1% से। तो डेल्टा चेंज मतलब इंक्रीज इन इनकम की बात करूं तो 20.1% से बढ़ी है, इसका 20.1% कितना होगा, 20.1। ये इनकम इसकी बढ़ गई। एक्सपेंस मेरा बढ़ा 20% से, तो इसका 20% निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर 10% तो 6.5, 20% कितना हो जाएगा, 6.5 का डबल, डेट इज 13। तो एक्सपेंस बढ़ गया मेरा 13 से। हमें बताना है सेविंग में क्या चेंज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग होता है, इनकम बढ़ी इतनी, एक्सपेंस बढ़ा इतना, तो सेविंग कितनी बढ़ी, इनकम में से एक्सपेंस को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7.1। तो सेविंग में इंक्रीज कितने का देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर 7.1 डिवाइडेड बाय मेरे पास 35 इंटू में 100। अब ध्यान से देखो मेरे पास चार ऑप्शन है, ठीक है, दो तो डिक्रीज वाले हैं, ये तो कटे गए क्योंकि मेरी इनकम क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज में एक 20.3 है और एक 21.5 है, क्या आंसर आएगा। आप कहेंगे सर ये अगर 7.1 की जगह मेरे पास क्या होता, खाली 7 होता, तो मेरे पास क्या होता, 7/35, 1/5 आता, 1/5 इंटू 100 20% आता, ठीक है। और 0.1/35 इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। तो ये आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास बहुत छोटी होगी, ये 1.5 तो नहीं जाएगा, ठीक है, 10/35 बचेगा ये मेरे पास। ये वाली वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, 0.3 अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो 20.3% मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये इंस्टिंक्ट से ही देखते ही हो जाता है कि हाँ 7.1/35 कर रहा हूँ। 7.1 को मैंने क्या ब्रेक करा, मैंने कहा ये 7 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 35 इंटू में 100 है, तो इसे 7/35 इंटू में 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 7 से काटा 5, ये 20% बना, ये 10/35, तो मेरे एक से छोटी वैल्यू होगी, एक से छोटी होगी तो 20.31 ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। या तो आप इस तरीके से देख लें, वरना दूसरा तरीका क्या है, मेरे पास 35 है, 7.1 है। आपको पता है 35 का 1/5 7 होता है, तो 7 तो मेरा क्या हो गया, 20% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.1 बचा, 0.1 35 का कितना परसेंट होगा, आप कहेंगे सर 35 का 1%, 1% होता है 0.35, ये तो 0.35 से भी कम है, तो 1% से भी कम वैल्यू आएगी मेरे पास, तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑब्जर्व किया जा सकता है सिर्फ देख के, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अब पढ़ो इस सवाल को, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में कहता है सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड इन एन ओलंपियाड एग्जाम, 20% of the boys and 15% of the girls failed the examination. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the examination. मेरे पास कहता है कि डिफरेंट स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स अपीयर हुए ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, 20% उनमें क्या थे, बॉयज, 20% बॉयज और 15% गर्ल्स क्या हो गई, फेल हो गई। यहाँ पे ये भी दे रखा है कि टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ओलंपियाड एग्जाम में, तो मैं कहूँगा कि 20% बॉयज और 15% गर्ल्स अगर फेल हुई हैं ओलंपियाड एग्जाम में, तो मेरे पास ये किसके बराबर है, टोटल इनका सम दे रखा है मुझे 90, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ, मैंने कहा 20% ऑफ द बॉयज प्लस 15% ऑफ द गर्ल्स, ये मुझे दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 80% बॉयज पास हुए होंगे। गर्ल्स 15% फेल हुई हैं तो पास कितनी हुई होंगी, 85% हुई होंगी। कहता है द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वो 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। तो जो बॉय पास हुए एग्जाम में और जो गर्ल्स पास हुए एग्जाम में, उनका डिफरेंस कितना है, 70 है, बॉयज 70 ज़्यादा हुए हैं। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो बी बॉयज के लिए माना है, जी गर्ल्स के लिए, इस वैल्यू बतानी है। सोल्व करेंगे।
सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज को एलिमिनेट नहीं करते। आप देखेंगे 20% है, ये 80% है, ये 15 और 85, 15 और 85 में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन 20 और 80 में दिख रहा है कि 20 में अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो इसमें 4 से गुना करा, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में से अब मैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। तो डायरेक्टली मेरे पास ये बॉयज एलिमिनेट हो जाएगा। 4 इंटू में 15 60, और 60 में 85 जुड़ेगा, 145% ऑफ गर्ल्स आ जाएगा मेरे पास। ये किसके बराबर, 360 माइनस 70 290। तो मेरे पास यहाँ पे 1% ऑफ गर्ल्स 2 के बराबर आएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, ये हो जाएंगी 200। नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गई। 1% ऑफ गर्ल्स किसके बराबर आई मेरी, 2 के बराबर आई थी ना। तो यहाँ पे पुट कर दूं अगर मैं, किस में, या तो इसमें कर दो या इसमें, चलो इसमें कर देता हूँ। 1% ऑफ गर्ल्स अगर 2 के बराबर है तो 15% किसके बराबर होगा, 30, 15 दूनी 30 के बराबर, 90 में से 30 घटाऊंगा 60। 20% ऑफ बॉयज 60 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 5 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 300। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 300 आ गए। बॉयज हैं 300, गर्ल्स हैं 200, 300 जमा 200 500। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलें आगे। अब ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी किया जा सकता है और एक रिवर्स मेथड होता है, रिवर्स मेथड से भी किया जा सकता है। रिवर्स मेथड ऑल्दो इज गुड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ें एक बार, खुद ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहता है, अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। एक फ्रूट सेलर के पास कुछ ऑरेंजेस हैं, वो एक कस्टमर को बेचता है उसका 45%, और साथ ही साथ एक ऑरेंज उसे एक्स्ट्रा भी दे देता है उसके साथ। ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू द सेकंड कस्टमर। जो उसके पास सेकंड कस्टमर है उसे क्या देता है, बचे हुए ऑरेंजेस जो उसके पास थे पहले सेलर कस्टमर को बेचने के बाद, उसका 20% बेचता है और उसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस और दे देता है। ठीक है, ही देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर। ठीक है, जो अब उसके पास ऑरेंजेस बचे उसका 90% वो थर्ड कस्टमर को दे देता है, और फाइनली उसके पास 5 ऑरेंजेस बचते हैं। तो हमें बताना है फ्रूट सेलर के पास स्टार्टिंग में कितने ऑरेंजेस थे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम देखेंगे, एक होगा मेरा बेसिक अप्रोच और एक होगा मेरा रिवर्स अप्रोच, जिससे ये जल्दी आ जाएगा। पहले बेसिक से अगर मैं कराता आपको ये, तो दोनों से देख लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिवर्स अप्रोच हर कोई अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता, वो गलती कर देता है जो बिगिनर होते हैं खासतौर पर, तो उन्हें बेसिक भी पता होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक फ्रूट सेलर है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने ऑरेंजेस हैं, एक्स ऑरेंजेस हैं। उसने क्या करा, कस्टमर 1 जो आया उसे कितने दे दिए, 45% दे दिए। ठीक है, तो उसके पास कितने बचेंगे, आप कहेंगे सर उसके पास 55% ऑफ एक्स बचेंगे, ऑरेंजेस, है ना। अब उसने कस्टमर को क्या करा, 45% दिया, उसके साथ एक ऑरेंज और एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक ऑरेंज एक्स्ट्रा दे दिया तो बचेंगे कितने होंगे, 55% ऑफ एक्स माइनस 1। पहले कस्टमर को बेचने के बाद उसके बाद इतने ऑरेंजेस रिमेनिंग। अब बारी आई सेकंड कस्टमर की। ठीक है, उसने 20% रिमेनिंग ऑरेंजेस सेकंड कस्टमर को दिए। अगर 20% दे देगा तो सेकंड कस्टमर पे जरूरी नहीं है मैं लिखूं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 55% ऑफ एक्स माइनस 1 ऑरेंजेस उसके पास थे, सेकंड कस्टमर को इसके 20% दे दिए, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, आप कहेंगे सर 55% ऑफ एक्स माइनस 1, और इसका 80%, 20% इधर दे दिया तो इधर बचेंगे 80%। ठीक है, 20% दिए और 2 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस भी दिए, तो यहाँ पे इतने दे दिए, उसके बाद भी उसे सबर नहीं आया, 2 और एक्स्ट्रा दे दिए। अगर 2 और इधर एक्स्ट्रा दे दिए तो बचे हुए कितने होंगे, 2 कम हो जाएंगे। ध्यान रखना 80% इसका है और माइनस में 2 अलग है। ठीक है, अब उसके पास कितने ऑरेंजेस हैं, उसके पास इतने ऑरेंजेस हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ही देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर। ठीक है, अब इसके जो थर्ड कस्टमर है उसे इसका क्या दे देगा, 90% दे देगा। 90% ऑफ ये पूरी की पूरी वैल्यू, इसे अगर मैं पूरे को पी मान लेता हूं तो मैं कहूंगा 90% ऑफ पी थर्ड कस्टमर को दे देगा। तो उसके पास बचे हुए कितने होंगे थर्ड कस्टमर को देने के बाद, आप कहेंगे सर
90% दे दिए तो 10% ऑफ पी उसके पास रह जाएगा। 10% ऑफ पी किसके बराबर है, लास्ट में उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे हैं, 5 ऑरेंजेस, ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो 10% ऑफ दिस वैल्यू ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई? बेसिक अप्रोच सबको क्लियर है? ये बेसिक अप्रोच तब काम आ जाती है, हमसे इंडिविजुअली पूछ लेता किस कस्टमर को कितने दिए, तब भी हम इससे निकाल सकते हैं इंडिविजुअली कि पहले कस्टमर को कितने, सेकंड को कितने, थर्ड को कितने। क्लियरली मुझे एक एक वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ठीक, अब मैं एक बार निकाल लेता हूँ इसका आंसर बेसिक से, फिर हम इसका रिवर्स अप्रोच से देखेंगे कम टाइम में कैसे करना है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 80, ये मेरे पास 10% ऑफ पी, 10% मतलब 1/10। पी की वैल्यू कितनी है, 80% होता है 4/5। यहाँ पे 55% क्या होता है मेरे पास, या हमें 11, चलो मैं इसे लिख देता हूँ 11, 5 से काटूंगा 11/20x, और यहाँ पे -1 था, फिर मेरे पास यहाँ पे -2 था, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई है मेरे पास, ये 5 के बराबर। आप देखेंगे 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 50, 50 में 2 जोड़ूंगा तो ये 52, यहाँ पे 1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/5, 11/20x-1। 4 से काटूंगा 13, 5 में 13 को मल्टीप्लाई करूंगा 65, 1 जोड़ दूंगा 66, 11x/20 किसके बराबर, 66 के। यहाँ से काटेंगे तो 6 और x का मान हो गया 120। ये हो गई इसकी बेसिक अप्रोच। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 120, ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, करेक्ट हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया एग्जाम में, अगर मैं इस अप्रोच से करने लग गया तो हो सकता है कि मेरे 3 मिनट तक वेस्ट हो जाए। ठीक है, और जो कि रिकमेंडेड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को हमें 3 मिनट नहीं देने एग्जाम में, राइट। तो इसे करने की एक बेटर अप्रोच होती है कि हम पीछे से स्टार्ट करें। ठीक है, मैं जैसे जैसे लोगों को ऑरेंजेस देता जा रहा हूं, मैं उनसे वापस उसी तरीके से ले लूंगा। ठीक है, वापस कैसे लेंगे अब ध्यान से समझना। ठीक है, देखो लास्ट में आ जाओ, हमारे पास 3 कस्टमर हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। ठीक है, कहता है he then sells the 90% of the now remaining oranges to the third customer and is still left with 5 oranges। ठीक है, 90% ऑरेंजेस सेकंड कस्टमर के बाद जो उसके पास बचे, उसके 90% ऑरेंजेस थर्ड कस्टमर को देता है, उसके बाद भी उसके पास 5 ऑरेंजेस बच जाते हैं। तो 90% अगर दे दिए तो ये 5 ऑरेंजेस किसे रिप्रेजेंट करेगा, 10% को। ठीक है, 10% अगर 5 के बराबर है तो सेकंड कस्टमर को बेचने के बाद उसके पास 100% रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने होंगे मेरे पास। आप कहेंगे सर 10% की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% मेरे पास आ गया 50। इसका मतलब हो गया कि जब उसने सेकंड कस्टमर को ऑरेंजेस बेचे, उसके बाद उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे, 50 ऑरेंजेस बचे। ठीक है, जिसे वो आगे थर्ड कस्टमर को आगे कुछ बेचेगा, कुछ बच जाएंगे। अब पीछे चलते हैं वापस। He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to the second customer। ठीक है, ये क्या करता है, इससे फर्स्ट स्टेप के बाद जो उसके पास ऑरेंजेस बचे उसका 20% क्या बेचेगा, सेकंड कस्टमर को बेचेगा और 2 एक्स्ट्रा और बेचेगा। ठीक है, ये बेचने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग ऑरेंजेस बचेंगे इतने बचेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 ऑरेंजेस और सेकंड कस्टमर से, पहले ये 2 ऑरेंज ले लेते हैं। जब 2 ऑरेंजेस सेकंड कस्टमर से ले लिए हमने, तो हमारे पास 50 थे, ये हो गए 52, या फिर मैं इसे 50 + 2 लिख देता हूं। उसने क्या करा, 20% बेचे थे। ठीक है, तो ये वाली जो मैन वैल्यू होगी उसके पास 80% बचेंगे, तो 80% मेरा इसे रिप्रेजेंट करेगा। और मैं अगर ये वाली वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास 100% का मान क्या होगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 52 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में 100। ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5/4, 13 इंटू में 5 65। तो इसका मतलब सेकंड जो कस्टमर है उसके पास आने से पहले उसके पास कितने ऑरेंजेस थे, उसके पास 65 ऑरेंजेस थे। अब थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, कहता है अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस ही हैज अलोंग विद 1 मोर ऑरेंज टू द कस्टमर। ठीक है, उसने 45% और एक ऑरेंज को एक कस्टमर को बेचा। उसे बेचने के बाद उसके पास कितने ऑरेंजेस हैं, 65 हैं। तो पहले जो कस्टमर को एक ऑरेंज दिया था वो वापस लेते हैं, तो मेरे पास उसके पास कितने ऑरेंजेस हो गए, 65 + 1 हो गए। ठीक है, 45% ऑरेंजेस उसने दिए थे किसे, कस्टमर को, तो उसके पास रह कितने गए होंगे, अब ये 55% होंगे। ठीक है, ये 55% की वैल्यू को बताता है,
तो मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 66 डिवाइडेड बाई 55 इंटू में 100, और ये वाली वैल्यू मेरे पास, पहले आप 11 से काट देंगे तो ये 5 और ये 6 होगा, और ये 5 से काटूंगा 20 इंटू में 6, तो इनिशियली उसके पास कितने ऑरेंजेस होंगे, 120 ऑरेंजेस होंगे। क्या अप्रोच समझ आ गई, रिवर्स अप्रोच, हम बैकवर्ड कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि सर लंबा कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिएगी इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता बैकवर्ड अप्रोच में तो बेसिक है ही आपके पास, वैसे भी इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ें, फिर लास्ट में टाइम बचा तो बेसिक से, वरना बैकवर्ड अप्रोच की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करके जाए मीन्स के लिए। एमटीएस वगैरह में आया तो बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सीजीएल मेंस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यू शुड हैव, आपको इस तरीके से करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बैकवर्ड अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा एक बार खुद ट्राई करोगे, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना, हो जाएगा। अगले सवाल पे चलता हूं। अब देखो क्वेश्चन में कहता है 11/5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी, द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर सी, द वैल्यू ऑफ सी इज इतना 5500, देन द सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ, मुझे 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी का क्या बताना है, सम बताना है। दे क्या क्या रखा है, 11/5 ऑफ ए, ये क्या है 22% ऑफ बी है, 22% मतलब 22/100 ऑफ बी। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ए किसके बराबर आ जाएगा, 2, 5 से काटूंगा 20 और फिर 2 से काटूंगा 20 को तो 1। आगे कहता है बी इज 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर सी, 2.5% अगर आपको पता हो तो ये 1/40 होता है, सोल्व करके निकाल लोगे तो आ जाएगा आपको, तो सी बाई ये 40 हो, हमें वैल्यू सी का मान दे रखा है हमें इतना, तो हमें वैल्यू बतानी है 80% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं ए को भी सी की टर्म्स में लिख लूँ तो आप कहेंगे सर ये 1/10 ऑफ सी की वैल्यू दे रखी है ना, C/40 हो जाएगा, राइट। अब सी को लास्ट तक लेके चलते हैं, हम इसे सोल्व करेंगे। ये 80% ऑफ ए है, इसे मैं चाहूँ तो 40% को बाहर ले सकता हूँ, मेरे ऊपर है, 40% को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 2a, 2 इंटू में 1/10 इंटू C/40 है, और यहाँ पे मेरे पास C/40 बी की जगह, तो 1 बी मतलब C/40 बचेगा, 40%। ठीक है, सोल्व कर लेंगे हम, हमारा आंसर क्या आएगा, ये 40% तो 2/5 होता है, यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये 20 200 C/200, और यहाँ पे C/40। अच्छा एक छोटी सी चीज बताओ, सी मेरा क्या है 5500 है, 55 मेरा 11 से कटता है, तो यहाँ पे सी में 11 का मल्टीपल आएगा, क्या यहाँ कहीं डिनोमिनेटर में मुझे 11 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल एक ये है एक ये है, नहीं कर सकते, सोल्व ही करना पड़ेगा, फंस गए फिर से। चलो 2/5 मेरे पास 200 एलसीएम आ जाएगा, ये मेरे पास 5c, नहीं ये मेरे पास c प्लस 5c 6c हो जाएगा, 6 इंटू में 550, डन हो गया। ठीक है, 5 से काटूंगा तो ये 1100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट होगी, 2 से 2 कटेगा, 6 इंटू में 1160, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखने में आसान था लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। क्वेश्चन में कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स वर फाउंड टू बी either invalid or of nota, the winning candidate received 60% of the valid votes in his favor and won the election by 17271 votes, find the number of registered voters। ठीक है, मेरे पास कहता है दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, ठीक है, जब भी इलेक्शन होगा टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स को हम हमेशा क्या मानते हैं इलेक्शन के क्वेश्चन में, 100% टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, या फिर टोटल वोट जो डाली जा सकती हैं। 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% लोगों ने क्या करा, वोट ही नहीं डाली। ठीक है, तो वहाँ 5% लोग अगर वोट नहीं डालेंगे तो कितने लोग वोट डालेंगे, 95% लोग वोट डालेंगे। फिर कहता है 10% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड और ऑफ नोटा। ठीक है, जो 5% वोट्स हैं, ठीक है,
या तो वो इनवैलिड हो गई, या फिर नोटा का मतलब किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया। नोटा क्या कब होता है, मान लो आपकी जगह से, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने देखा दोनों ही बकवास कैंडिडेट हैं भैया, दोनों ही करप्टेड है, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा, तो आप अपना डिसएग्रीमेंट दिखाते हो यार ये दोनों ही बेकार हैं, तो आप ये दिखा रहे हो कि कितनी गलत गवर्नेंस यहाँ पे चल रही है एक तरीके से, तो हम नोटा वोट दे देते हैं। तो उनका क्या होगा, वो भी ना विनिंग कैंडिडेट की तरफ जा रही वो वोट, ना लूजिंग कैंडिडेट की तरफ जा रही। तो टोटल 10% वोट्स ऐसी हुई हमारे पास, जो रजिस्टर्ड वोट्स थी वो क्या गई, नोटा की तरफ गई। तो हमारे पास जो वैलिड वोट्स बचेंगी, जिससे लूजिंग कैंडिडेट या विनर डिसाइड होगा, वो कितनी होंगी, इसमें से भी 10% घटाऊंगा तो इसकी 90% बचेंगी। तो आप कहेंगे सर 95%, ये मैंने मानी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, इसे एक्स भी मान सकते हैं, 100% ऑफ एक्स, 95% ऑफ एक्स, 90% ऑफ एक्स, एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, इसकी 90% मतलब 9/10, ठीक है। अब इसमें से कहता है कि जो हमारे पास विनर कैंडिडेट है उसे कितनी मिली, 60% मिली, ठीक है। एक विनर कैंडिडेट होगा, एक लूजिंग कैंडिडेट होगा, इसका 60% अगर विनर को मिला, तो लूजर को इसका कितना मिला होगा, इसका 40% मिला होगा, और जो विनर जीता होगा इन वोट्स के 20% से जीता होगा। तो मैं कहूंगा 20% ऑफ दिस क्या होगा, 20% ऑफ 95% ऑफ एक्स इंटू में 9/10, ये किसके बराबर हो गया, ये जीता है 17,271 वोट से, 17,271 वोट। सोल्व कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स का मान निकालना है। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, 95% को 19/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं 19 से काटूंगा, 9 जा 0 9, फिर 9 से काटूंगा 101, ठीक है। 5 इंटू 20 100, 1000 इंटू 101 101, 3 बार 0, टोटल वोट्स हमारी इतनी रही होंगी, या टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इतने। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कहता है अ कॉलेज हॉस्टल मैस हैज प्रोविजंस फॉर 25 days फॉर 350 बॉयज। एट द एंड ऑफ 10 बॉयज सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। इट वाज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजंस विल लास्ट फॉर 21 more days। हाउ मेनी बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक हॉस्टल है जिसके अंदर जो प्रोविजंस हैं, लोगों की रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है, वो क्या है, वो 350 लड़कों की 25 दिन की व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 10 दिन के बाद क्या हुआ, कुछ बॉयज हॉस्टल छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हमारे पास प्रोविजन तो ज़्यादा लोगों का है, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो बचे हुए लोग हैं उनके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, वो और ज़्यादा दिनों तक रह पाएंगे वहाँ पे, हॉस्टल की फैसिलिटीज यूज कर पाएंगे। तो हमें यही बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो छोड़ के गए थे वो कितने थे। अगर हमारे पास जो फाइनली जब 10 दिन के बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद भी 21 दिन का प्रोविजन बचा हुआ है बाकी लोगों को रखने का, राइट। तो मैं इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हॉस्टल में क्या होता है, हमारे पास खाना है, ठीक है, 350 लड़के हैं, एक लड़का एक दिन में एक रोटी खाएगा, और 25 दिन तक 350 लोगों को खाने की व्यवस्था है। तो हॉस्टल में कितने दिन का खाना अवेलेबल होगा, या टोटल हॉस्टल में ये बताओ कितनी रोटियां होंगी। एक लड़का एक दिन में एक रोटी खाता है, 350 लड़के हैं, ठीक है, तो एक दिन में इतनी रोटियां लगेंगी, और 25 दिन का प्रोविजन है, तो इतनी रोटियां मेरे पास हॉस्टल में अवेलेबल होंगी। अब हुआ क्या, 10 दिन के बाद कुछ लड़के छोड़ के चले गए, तो 10 दिन तक तो लड़के रहे होंगे, 10 दिन तक कितनी रोटियां खाई होगी, 350 लड़के हैं, एक दिन में एक रोटी खाते हैं, तो 350 इंटू में 10, इतनी रोटियां इन्होंने खा ली। अब कितने लड़के बचे मेरे पास, मान लो एक्स लड़के छोड़ के चले गए, तो मेरे पास अब हॉस्टल में है 350 माइनस एक्स। कहता है अब भी हमारे पास इतना प्रोविजन अवेलेबल है कि 21 दिन तक इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि कुछ छोड़ के चले गए। तो मैं कहूंगा एक दिन में इतनी रोटी खाएंगे बचे हुए लड़के, और 21 दिन तक खा सकते हैं। क्या ये दोनों मेरे पास बराबर हो जाए? अब देखो, सोल्व करते टाइम मुझे इतना नहीं लिखना था, क्योंकि हमारे पास क्या था, पहले मेरे पास 350 लड़कों की 25 दिन की व्यवस्था थी, 10 दिन तक तो 350 लोगों ने व्यवस्था ले ली। तो मैं कहूंगा जो बची हुई व्यवस्था है, अगर ये इसमें से घटा दूं, तो मेरे पास 25 में से 10 को घटाऊंगा, तो 15 दिन की व्यवस्था अभी अवेलेबल है, कितने लोगों की, 350 लड़कों। अब क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ के चले गए, तो मेरे पास अभी 350 माइनस एक्स स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, और इनकी व्यवस्था 21 दिन की है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
सोल्व करेंगे, 3 से काटूंगा 5, यहाँ से आएगा 7, 7 से काटूंगा ये 50, 5 इंटू में 50, ये आ गया मेरे पास 250, ये होगा 350 माइनस एक्स के बराबर। कितने लड़के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे, छोड़ के गए थे, वो हो जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है क्या? चलें आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने बिल्कुल बेसिक से करा, अगर आप डायरेक्टली रेशियो मेथड अपनाना चाहते थे तो रेशियो मेथड भी कर सकते, ठीक है। अब मैं कहता यहाँ पे क्या हुआ, 25 दिन की व्यवस्था है, 10 दिन तक सभी लोग रहे, तो कितने दिन की व्यवस्था बची मेरे पास, 15 दिन की व्यवस्था बची। लेकिन जो व्यवस्था है वो कितने दिन तक चली, वो 21 दिन तक चली, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइम का रेशियो है वो इतना दे रखा है, टाइम ओल्ड वर्सेस टाइम न्यू। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में टाइम, ये क्या होगा, टोटल व्यवस्था जो भी है मेरी, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। जो प्रोविजंस है वो मेरे पास सेम रहेंगे। तो मेरे पास जो होगा, अगर ये वाली चीज कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का। टाइम का रेशियो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता तो 3 से काटने के बाद ये 5:7 आता। तो मेरे पास अब क्या होगा, अगर टाइम मेरे पास 5 का 7 हो गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 7 के 5 रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, पहले थे हमारे पास 350 बॉयज, अब कितने रहे होंगे, आप कहेंगे 5 रेशियो रहे होंगे, कितने शिफ्ट कर गए होंगे, 2 रेशियो शिफ्ट करे होंगे। 7 रेशियो 350 के बराबर है, मतलब 50 गुना, तो 2 रेशियो 2 इंटू में 50, ये हो जाएगा 100। तो रेशियो मेथड से करना था तो आप इस तरीके से भी देखा जा सकता था, ठीक है। ऑल दो रेशियो मेथड याद नहीं आता तो हम बेसिक से कर लेते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बेसिक ज़्यादा ईजी लगता है मुझे इसके कंपेयर, कोई भी कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रहे। क्वेश्चन में कहता है अंकिताज वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर वेज 26 kg लेस देन ग्रैंड मदर्स हस्बैंड हुज वेट इज 81 kg, इफ अंकिताज ब्रोदर इज 8 kg हैवियर देन अंकिता, देन व्हाट इज द वेट ऑफ अंकिताज ब्रोदर, ठीक है। मेरे पास अंकिता है जिसका वेट 20% कम है, किससे, उसकी ग्रैंड मदर से। तो अंकिता रेशियो उसकी ग्रैंड मदर का वेट करेंगे, 20% होता है 1/5, तो ग्रैंड मदर का वेट अगर 5 है तो अंकिता का वेट क्या होगा, 1 रेशियो कम 4। ग्रैंड मदर का जो वेट है वो 26 किलो कम है, किससे, ग्रैंड मदर के हस्बैंड से, जिसका वेट, हूँ जो मतलब ग्रैंड मदर हस्बैंड की बात कर रहे हैं, जिसका वेट 81 किलो है। तो अगर ग्रैंड मदर के हस्बैंड का वेट 81 किलो है तो ग्रैंड मदर का वेट 26 किलो कम, तो ग्रैंड मदर का वेट कितना आ जाएगा मेरे पास, 55 kg। तो मेरे पास यहाँ पे 5 रेशियो का मान आ गया 55 kg। कहता है अंकिता का जो ब्रोदर है वो 8 किलो हैवी है अंकिता से, तो अंकिता के ब्रोदर का ही वेट बताना है। तो पहले तो अंकिता का वेट निकालेंगे, ठीक है। 5:55 के बराबर है, 11 गुना करा तो अंकिता का वेट 11 गुना 44 हो गया। अंकिता के जो ब्रोदर का वेट है वो क्या है, अंकिता के वेट से 8 ज्यादा, तो अंकिता के ब्रोदर का वेट ये कितना हो जाएगा, 50, खत्म हो गया कुछ, ठीक है। इसमें ऑप्शन की मदद लेके भी कुछ लोग करते हैं लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, मैं तो बल्कि रेकमेंड करता हूँ बेसिक से किया करो इस तरह के सवाल जैसे ये हमने करा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी, इफ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121.5 देन द वैल्यू ऑफ सी माइनस टू बी प्लस ए। बहुत सरल सवाल है, सबको आता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये आपका होमवर्क, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के भी सारे के सारे क्वेश्चन एक सेशन में आपको करा दिए थे, सीजीएल 2021 के, वो देख लेना। डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा क्लासेस आए, डेली नहीं आई तो अल्टरनेट, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो आपको कोई ना कोई वीडियो इस तरीके की मिलेगी। और एमटीएस का एग्जामिनेशन भी अगले महीने से स्टार्ट है, तो कोशिश, टाइपिंग चल रही है, टॉपिक वाइज हम कंपाइल कर रहे हैं एमटीएस के पिछले साल के सारे क्वेश्चंस। अगर हो गए तो एमटीएस के भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, अच्छे अच्छे सवाल की, ठीक है। पूरा टाइम हुआ तो सारे क्वेश्चन, वरना जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो, ठीक। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।